Hello guys, welcome to daily current affairs video from Toppers Notes. Today is 14th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, the question of notifying minorities. तो रिसेंटली जो माइनॉरिटीज़ वाला इशू चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ को जो नोटिफाई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर चेंजेस होने चाहिए, उसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हम अंदर बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज़ हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. तो इंडिया के अंदर जो टेंशन वाला जो सिनेरियो है डेमोग्राफी में कि हाइपर टेंशन बढ़ती जा रही है, लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लाना चाह रही है, क्या ऐसा होना चाहिए कि उसको कुछ कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन. सिंपल, जैसा सबको पता है कि इन्फ्लेशन अभी जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसके कॉजेज़ क्या है, किस वजह से वो बढ़ रही है, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या रिजल्ट्स रहेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ एफपीआई एग्जिट्स हिट फॉरेक्स रिजर्व्स, आरबीआई स्टेप्ड अप गोल्ड परचेजेस. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे वो एग्जिट करने के बाद जो फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर जो हिट लगाया उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो गोल्ड परचेजेस है वो बढ़ा दी है. तो ये पूरा क्या प्रोसेस रहा कि एफपीआई क्यों एग्जिट कर गए, क्या उससे दिक्कत आई फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ा, और आरबीआई गोल्ड परचेजेस कब करता है या फिर उसको सेल कब करता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हंगर रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट थ्रेट. अब जैसे क्लाइमेट भी आप देख रहे हैं कि हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चल रही हैं, तो इससे इफेक्ट डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर भी पड़ता है कि एग्रीकल्चर डिटोरेट होता है अगर आपकी जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है पर्टिकुलर क्रॉप या एग्रीकल्चर के लिए. उससे एक हंगर का रिस्क आ सकता है. ये थोड़ा सा फार पर्सपेक्टिव है लेकिन फिर भी इफेक्ट तो है, तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर्स एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर. तो इंडियन एयरफोर्स का जो सुखोई 30 फाइटर जेट है उससे ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज का जो मिसाइल है वो लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेजिटेरियस ए ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इमेज्ड. तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने सेजिटेरियस ए जो कि ब्लैक होल का सेंटर है उसका फ़ोटो लिया है, तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, सेजिटेरियस ए क्या है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ब्लैक होल कैसे काम करता है, और पूरा बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है. ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. The Indian Hypertension Control Initiative. A project called Indian Hypertension Control Initiative has found that nearly 23% out of 2.1 million Indians have uncontrolled blood pressure. Hypertension means ये जो blood pressure. It can be high as well as low. अभी इंडियन इनिशिएटिव है क्या? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इट इज़ डिवाइज्ड एज हैविंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. मतलब ये आइडियल माना जाता है 120 80. इसके ऊपर है तो ये हाई एंड इसके नीचे है तो ये लो. Health Ministry, ICMR, state governments and WHO India began a 5-year initiative to monitor and treat hypertension. इंडिया का एक 25/25 गोल भी है which aims to reduce premature mortality due to non-communicable diseases. Non-communicable diseases क्या होते हैं? जैसे ये जो lifestyle changes diseases होता है, hypertension हो गया and जो शुगर हो जाता है जिसे हम ये भी कहते हैं, एनीमिया हो गया, जो कि communicable नहीं होते हैं but ये life threatening होते हैं. One of the 9 voluntary targets includes reducing the prevalence of high BP by 25% by 2025. तो इसका मतलब क्या है कि 25% reduction in high BP by 2025. तो ये गोल है 25/25. ये कब लॉन्च हुआ था? 2017 में. In first year it covered 26 districts across 5 states. कि मतलब in a one go ये all over India में अप्लाई नहीं हुआ था. By December 2022 it was expanded to 52 districts across 10 states. How many have been enrolled in the program till December 2002? ये पूरा डेटा है. This you can add as brownie points in your mains answer. Data. The project districts enrolled almost 21 lakh patients इतने हेल्थ फैसिलिटीज़ में. 26 जो इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे 1/5 जो थे वो पेशेंट्स उन्होंने इनरोल किया था. स्टेट वाइड प्रोपोर्शन में महाराष्ट्र में 27%, केरला, MP, तेलंगाना एंड देन पंजाब.
Managing BP for 2.5 crore individuals can prevent up to 5 lakh deaths due to cardiovascular diseases in the next 10 years. क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो होगा तो आप उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे पड़ेगा, तो इससे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, तो अगर हम बीपी को कंट्रोल में रखते हैं तो ये जो हार्ट की डिजीज़ है वो डायरेक्टली मतलब आप इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हो. अभी जो की फाइंडिंग्स हैं इस इनिशिएटिव के, nearly 1/4 of patients under the program had uncontrolled BP and 27% did not return for a follow-up in the first quarter after enrollment. There was an estimated 20 crore adults with hypertension. To achieve India's target of 25% relative reduction of raised BP, 5.4 crore additional people with hypertension need to get their BP under control by 2025. कि मतलब ये जो 25/25 इनिशिएटिव है, इसके डेटा को इसके ऑब्जेक्टिव या एम को कंप्लीट करने के लिए अभी भी 4.5 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको अपना बीपी कंट्रोल में लेके आना है. ऑफ अ मिलियन पेशेंट्स रजिस्टर्ड इन 5, मतलब जो स्टेट्स हैं उनको 2 फेजेस में, जैसे बोला था ना कि इनिशियली 25 डिस्ट्रिक्ट्स थे, फिर उसको बढ़ाया हुआ था. तो जो पेशेंट्स रजिस्टर थे फेज़ 1 और 3 फेज़ 2 स्टेट्स में 7.4 लाख वेर अंडर केयर बिटवीन अप्रैल और मार्च 2021 के बीच में. Half of the registered patients under care had BP under control during the most recent visit. अब ड्रग अवेलेबिलिटी पे क्या डेटा है? It improved in all phase 1 state with at least 1 month refill for key blood pressure drugs. Punjab, MP, Telangana had stocks for nearly 6 months. Kerala had only 1 month of stock and Maharashtra had 2 months of stock. It was challenge in most phase 2 states. अब ये phase 1 phase 2 confuse नहीं होना, जैसे इनिशियली जो ये था ये 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च हुआ था, देन उसको फिर एक्सटेंड किया गया था, तो ये phase 1 है, ये phase 2 है, बट जो phase 2 है उनके लिए ड्रग अवेलेबिलिटी एक चैलेंज था. And procurement process took nearly 1 year from planning. Infrastructure, there weren't enough validated high quality digital BP monitors in several health facilities, which affected accuracy of hypertension diagnosis. In phase 1 state, dedicated nurses were insufficient except in Telangana and Maharashtra. In phase 2 state, more districts did not have dedicated NCD nurses. NCD means non-communicable disease at public healthcare center except Chennai. How prevalent is the प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसका डेटा क्या बोलता है कि सदर्न स्टेट्स हैव हाई प्रिविलेज ऑफ हाइपरटेंशन देन नेशनल एवरेज. 21.3% ऑफ वुमेन एंड 24% ऑफ मेन एज्ड 15 अबव 15 हैव हाइपरटेंशन इन द कंट्री. प्रेवलेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? केरला में. वाइल 32.8% मेन, कि मतलब ये नेशनल एवरेज चल रहा है, बट आप केरला में देखो 30.9% वुमेन आर डायग्नाइज्ड. सेकेंड नंबर पे है तेलंगाना. About 1/4 of women and men aged between 40 to 49 years have hypertension. Even at earlier age, 1 in 8 women and more than 1 in 5 men aged 30 to 39 have hypertension. Prevalence of hypertension is high. अब ये हम community, religious community की बात करें, Sikhs. It is higher among Sikhs, then Jains and then Christians. तो ये डेटा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो. हाइपरटेंशन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो ये एनी टाइम हमेशा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. The question of notifying minorities. A PIL in Supreme Court has challenged the power of the centre to notify minority communities at national level. मतलब इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक PIL फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो कि सेंटर की जो पावर है टू नोटिफाई माइनॉरिटीज़ उसको चैलेंज किया है. Who is a minority and who decides that? PIL has questioned the validity of Section 2F of National Commission for Minority Educational Institutions or Act, terming it arbitrary and contrary to the Article 14, 15, 29, 21 and 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं. सेक्शन 2F क्या कहता है? माइनॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि मतलब ये एक्ट में सेक्शन 2F क्या कहता है कि वो माइनॉरिटी होगी जो कि बोलेंगे किसको, जो कि सेंट्रल बता रही है. सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 ये क्या कहता है? गिव्स द सेंटर सिमिलर पावर्स. कि मतलब ये जो नोटिफाई करने की पावर है तो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी देता है. एंड देन सेक्शन 2F जो ये NCMI एक्ट 2004 ये दोनों सेंटर को पावर देते हैं. In 2005, central government notified 5 communities, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Parsis as minority at national level. And 2014 में Jains को भी ऐड कर दिया गया था. तो अभी टोटल हमारे यहाँ कितनी minorities है? 6. अब PIL आर्ग्यू क्या करता है? Petitioner argues that center decision was arbitrary since the Supreme Court in TM Pai Foundation, मतलब ये इंपॉर्टेंट एक केस हो जाएगा कि आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो. Held that for determining minority the unit will be state and not whole of India. कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था कि कभी माइनॉरिटी डिसाइड हम नेशनल लेवल पे नहीं करेंगे, जो यूनिट हमेशा होगा वो क्या होगा? स्टेट होगा.
Center's notification has created a situation in which the communities declared as minorities by the center enjoy the status even in state where they are in majority, while followers Hinduism, Judaism, Bahaism who are minorities are not accorded the same status under the act. अब इससे होता क्या है कि मतलब कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वो एक्चुअली में माइनॉरिटी नहीं है और कोई और जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी तो जहाँ पे मेजॉरिटी वहाँ पे भी वो माइनॉरिटी का ही स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं. They want Supreme Court to curtail center's power to notify national minorities or direct the center to notify followers of Hinduism, Bahaism, Judaism as minority जहाँ पे वो minority में है, and only those communities that are socially, economically and politically non-dominant beside न्यूमेरिकली भी स्मॉलर बी अलाउड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी. तो ये PIL बोला कि ये आप या तो सेंटर की पावर को कर्टेल करो, या तो जो लोग एक्चुअली में माइनॉरिटी में है वो स्टेट में उनको भी माइनॉरिटी दो, या तो फिर जो नंबर स्मॉलर मतलब स्मॉलर नंबर में है और वो सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी नॉन डोमिनेंट है, तो उनको आप माइनॉरिटी का टैग दो. अब सेंटर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? Center has said that it has the power to notify minority communities. It has not taken a position about continuing the national list of minorities while it reiterated its power to notify communities and as minorities under Central Acts. मतलब सेंटर ने ये कहा है कि हमारे पास सेंट्रल एक्ट, जो 2 एक्ट हमने लास्ट में भी प्रीवियस देखे हैं प्रीवियस स्लाइड में, तो वो सेंटर को पावर देता है टू नोटिफाई द माइनॉरिटीज. द सेंटर पॉइंटेड आउट दैट इट हैड कंकरेंट पावर्स विद स्टेट्स टू टेक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज. कि मतलब सेंटर के पास भी पावर है टू मेक projects to take measures for the welfare of minorities. States could have minorities notified as much within their jurisdiction. At cited the example of Maharashtra, जो कि Jews को इन्होंने minority community, कर्नाटका जो कि speakers जो several language उनको minority, तो state के पास भी minority assign करने का जो tag है वो भी power है. मतलब सेंटर ने टाइम मांगा कि हम ऑल जो स्टेक होल्डर्स है उनसे कंसल्ट करेंगे, देन विल कम टू एन डिसीजन. इट डिफेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड सचर कमेटी. तो इनका भी एग्जाम्पल दिया. सचर कमेटी क्या है? जो बैकवर्डर्स और मुस्लिम पे है. माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 29 एंड 30 है. इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. However, Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only, as use of the word section of citizens in the article include minority as well as majority. कि मतलब ये जो प्रोटेक्शन है ये पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन है तो ये मेजॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है. आर्टिकल 30 क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Protection under Article 30 is confined only to minorities and does not extend to other section जैसे आर्टिकल 29 में. आर्टिकल 350B क्या कहता है? 7th Constitutional Amendment Act 56 inserted this article which provides for a special officer for linguistic minorities appointed by President of India. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से इस्टेब्लिश हो रही है 350B. इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है फॉर माइनॉरिटीज. व्हाट नेक्स्ट? Center will consider several sociological and other aspects. Any stand without detailed deliberation with stakeholder may result in an unintended complication for the country. Though the power is vested with the central government, it would consult the states and other stakeholders. कि हम मतलब सेंटर अकेले अलोन ये कुछ नहीं कर सकती, तो इसे अदर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करना ही पड़ेगा. कि इसके साथ इसके पास भी सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव कॉन्करेंट पावर टू टेक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज. So the news is regarding FPI's एग्जिट, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, यूएस मार्केट में जा रहे हैं. उससे फॉरेक्स रिजर्व को अफेक्ट हुआ है और आरबीआई भी इससे कॉन्शियस होके गोल्ड परचेसेस में फिर से एक्टिव हो गई है. सो ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. इशूज रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इंडियन इकोनॉमीज के सबसेक्शंस होगा. सो अगर बात करें अभी तो जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है वो गिर के हो गया है, आई मीन 44 बिलियन के अराउंड गिर गया है, जो कि सितंबर में 642 बिलियन के अराउंड था. यानी कि अब 600 बिलियन के भी नीचे आ गया है जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का. और एट द सेम टाइम आरबीआई ने गोल्ड एक्विजिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि जो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें एक सर्टेन
परसेंटेज गोल्ड का रिजर्व करके रखना होता है, होल्ड करके रखना होता है, तो उसके लिए गोल्ड की परचेसिंग जो होती है वो आरबीआई करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब क्या हो रहा है कि आरबीआई गोल्ड भी परचेज कर रही है और फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कम हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ हो रही है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर बात करें तो ये रिजर्व्स होते हैं जो हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वो अदर कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको होल्ड करके रखती है, वो फॉरेन करेंसी में इंक्लूड होता है। उसके अलावा बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो भी इसमें शामिल होते हैं। दुनिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है वेरियस कंट्रीज़ के, वो मोस्टली यूएस डॉलर से ही भरे हुए होते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली करेंसी है। इस वजह से इंडिया की जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जिसमें डॉलर एंड यूरो मैक्सिमम होते हैं। उसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन जो भी आईएमएफ के में जो इंडिया का जो शेयर है वो भी रिजर्व पोजीशन के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी, ये ब्लू है, वो फॉरेन करेंसी है जिसमें डॉलर और यूरो जैसे करेंसीज आती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड का जो रिज़र्व है, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो आरबीआई को मेंटेन करके रखना ही होता है। तो आप इसका भी परसेंटेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। सो जो गोल्ड एक्विजिशन है बाय आरबीआई, ये अब 760 टन तक जा चुका है, जिसमें से अभी रिसेंटली 16.58 टन ऐड हुआ है। सो इसमें से जो 453.52 मेट्रिक टन जो गोल्ड है वो ओवरसीज़ में है, मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड में और कुछ और अदर जो बैंक हैं इंटरनेशनली वहाँ पे। जो मोस्ट फेवरेबल बैंक होता है गोल्ड को रिज़र्व करने का, वो अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड ही है और इंडिया का भी मोस्ट ऑफ द गोल्ड वहीं है। उसके अलावा 295 मेट्रिक टन जो गोल्ड है वो डोमेस्टिकली इंडिया में ही प्रेजेंट है। सो ये दोनों चंक मिला के आप देख सकते हैं अराउंड 760 टन्स के आसपास होते हैं। सो जो वैल्यू है आरबीआई के गोल्ड की, जो वैल्यू है वो बढ़ी है लगभग 5.1 बिलियन के आसपास, जो कि अब टोटल वैल्यू पहुंच चुकी है 42.55 बिलियन एज ऑफ मार्च ऑफ 2022। नाउ इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है, जिसके पास 9th नंबर पे है इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व के मामले में। सो अगर गोल्ड के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी भी मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज लोकेशन है गोल्ड को रिजर्व करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कंट्री गोल्ड को वहीं पे वॉल्ट करती है। डोमेस्टिक स्टोरेज भी 39% ग्रो हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। अगर 2021 के सेंट्रल बैंक ऑफ गोल्ड रिजर्व के सर्वे की अगर बात करें तो वेरियस जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें से 21% जो हैं वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं, अराउंड 21% के आसपास। गोल्ड का जो स्टॉक है गोल्ड रिजर्व में वो काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी टोटल रिजर्व की अगर बात करें तो गोल्ड डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है वो ज़्यादा बढ़े हैं। सो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बारे में जो यही जो कंपोनेंट्स हैं, और गोल्ड होल्डिंग जो है इंडिया की इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली एंड टोटल गोल्ड रिजर्व है, इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। आखिर प्राइस अभी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रिसेंट जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड हाई पे है। सो ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है 8 साल में अगर हम देखें तो, और जो आरबीआई का जो टारगेट होता है उससे लगभग अभी डबल है अगर करेंट सिनेरियो की बात करें। तो ये इन्फ्लेशन जो है वैसे तो कई रीज़न है इसके, लेकिन ये जो ट्रेंड है अक्टूबर 2019 से ही शुरू हो चुका है। सो नाउ ये कंज्यूमर के अलावा इकोनॉमी के भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। सो जो करंट इन्फ्लेशन सिनारियो है वो 7.8% को भी क्रॉस कर गया है।
जो कि 8 साल में सबसे ज़्यादा है। तो ये इन्फ्लेशन आखिर काम कैसे करता है, ये कैसे घटता या बढ़ता है, ये देख लेते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई नहीं है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन राइज होता है। उसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है एक, जिसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के, तो उसके वजह से उस कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ती है, और जिसकी वजह से इस टाइप का जो इन्फ्लेशन है वो अराइज होता है। इसके अलावा बिल्ट इन इन्फ्लेशन होता है कि जिस तरह से कमोडिटीज़ या प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लोगों के वेजेस भी बढ़ रहे हैं, और इससे ओवरऑल जो कंट्री का इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। सो जो इस साल है वो कंज्यूमर्स को लगभग 8% या उससे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा है किसी भी कमोडिटी के लिए, अगर कंपेयर करें आखिरी साल के अप्रैल से। और अगर आरबीआई की बात करें तो उनको 4% के आसपास मेंटेन करना होता है इन्फ्लेशन, जिसमें से अगर एक मंथ की बात करें तो उसमें 2% तक लो तक जा सकते हैं, और 6% जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। लेकिन अभी करंट सिनारियो को देखें या फिर पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर ही जा रही है। जो करंट इन्फ्लेशन ड्राइवर है, आखिर अभी इन्फ्लेशन या चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, तो उसके लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 4% के ऊपर ही है सिंस 1920। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही अफेक्ट करता है। तो ये देख लेते हैं कि इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है फूड एंड आइटम्स की कैटेगरी, दूसरा फ्यूल एंड लाइट की कैटेगरी, और उसके बाद आता है कोर इन्फ्लेशन। तो अगर कोर इन्फ्लेशन में हम ये फूड आइटम्स एंड फ्यूल को अगर ऐड कर देते हैं तब वो हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिर प्राइजेस क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन का कॉज बन रही है। फूड एंड बेवरेजेस की अगर बात करें तो वो लगभग 8.1% के आसपास है इसका इन्फ्लेशन रेट। क्लॉथिंग और फुटवेयर का भी इन्फ्लेशन लगभग 9.85 के अराउंड है। फ्यूल एंड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है 10.8% के आसपास, जो ओवरऑल 7.8% का जो इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 10% इंक्रीज़ होता है किसी भी फूड आइटम में, तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो 10% से ज़्यादा होगा फ्यूल प्राइजेज में। सो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर प्रीवियसली अगर हम देखें तो 1920 में जब ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.8% था, उस टाइम 6% के आसपास इन्फ्लेशन था फूड प्राइसेस की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, जो कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 8.1% है, जो कि रिसेंट जो इन्फ्लेशन है उससे तो ज़्यादा ही है। 2021 की अगर बात करें तो पेंडेमिक हिट हुआ इकोनॉमी की वजह से, जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए थे, जो 7.3 के आसपास थे, तो कोर इन्फ्लेशन भी 5.5 के आसपास हो गया था। सो जो हाई इन्फ्लेशन है उसके इम्पैक्ट आखिर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इट रिड्यूसेस पीपल्स परचेसिंग पावर, यानी कि लोगों की जो खरीदने की क्षमता होती है, ऑब्वियसली हाई इन्फ्लेशन की वजह से हर कोई हर टाइप का जो कमोडिटी है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इस वजह से जो परचेसिंग पावर है वो कम होती है। लेकिन जो पूरेस्ट होते हैं वो वर्स्ट अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फिर उनके सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो उनकी डेली लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। इट रिड्यूसेस ओवरऑल डिमांड, की परचेसिंग पावर कम होती है तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो भी कम होती है। इट हार्म्स सेवर्स एंड हेल्प बारोवर्स, यानी कि जो सेविंग करना चाहते हैं, जो सेव करना चाहते हैं, अगर मान लो एक पर्टिकुलर बैंक में कोई एक पर्सन है जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिपॉजिट करके रखा है, लेकिन अगर वहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पा रहा है उसको, तो ऑब्वियसली वो सेव ना करके कहीं और जगह इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में जो बोरोवर्स होते हैं, जिन्होंने कर्जा लिया होता है, उनको कम इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये जो इन्फ्लेशन है वो गवर्नमेंट को भी मीट करता है उनके ऑब्लिगेशंस के, जो वेरियस अदर जो उनके बोरोज होते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज,
उसमें थोड़ा सा हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक मीट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड अदर थिंग्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो वो काफ़ी मिक्स्ड रहता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो तो एक शॉर्ट टर्म पे इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो प्राइस जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन अगर स्टार्टअप या छोटे कंपनीज़ की बात करें तो उनको इस केस में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम भी होता है, इसमें भी हाई इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रुपी जो है वो कमज़ोर होता जाता है और आरबीआई इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ लो रिटर्न। और इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है हाई इन्फ्लेशन का, जैसे अभी अगर महंगाई ज़्यादा है तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे भी महंगाई हो, तो उससे क्या है लोगों की जो साइकोलॉजी है वो भी एक तरह से हाई इन्फ्लेशन वाली ही बनी रहती है। और इस तरह का जो एक्सपेक्टेशन की वजह से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हाई वेज की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन में राइज आता है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें CPI एंड WPI का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन ड्राइवर्स हैं, अभी जो करंट सिनारियो जो अभी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया स्लाइड में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पैक्ट है जो हमने यहाँ पे देखा, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। हंगर रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट थ्रेट। सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट कि कुछ दिन पहले ही इफ्प्री ने एक रिपोर्ट जारी की है क्लाइमेट चेंज और फूड सिस्टम्स पे, और कहा है कि बाय 2030 क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया का फूड प्रोडक्शन जो है 16% तक गिर सकता है, और उसके अलावा दोज एट रिस्क फॉर हंगर कैन इंक्रीज बाय 23%। ऑल राइट, नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? ये जो रिपोर्ट है किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करती है क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को? फर्स्ट इज एग्रीगेट फूड प्रोडक्शन की एनुअल फूड प्रोडक्शन कोई भी कंट्री कितना कर रही है, उसके अलावा डेली जो है फूड कंजम्पशन कितना हो रहा है, एंड इट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। ऑल राइट, एंड द नेट ट्रेड ऑफ मेजर फूड कमोडिटी ग्रुप्स। मेजर फूड कमोडिटीज़ जो है लाइक राइस, व्हीट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो उनका नेट ट्रेड कितना हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इन चीज़ पैरामीटर्स पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ गोइंग हंगरी, कि कितनी पॉपुलेशन, कितना % पॉपुलेशन जो है वो अभी हंगर रिस्क पर है, जिनकी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है। नाउ व्हाट क्लाइमेट चेंज का ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वार्मिंग प्लानट है इंडिया में, वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस पर एक IPCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, तो उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं। सो फर्स्ट इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो 166 मिलियन पीपल अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका के, उनको क्लाइमेट रिलेटेड फूड इमरजेंसीज की वजह से एड की ज़रूरत पड़ती है, दे नीड असिस्टेंस। हंगर बिटवीन 8 to 80 मिलियन मोर पीपल एट रिस्क बाय 2050। तो 8 से 80 मिलियन लोगों की फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी बाय 2050 ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। Undernourished, some 1.4 million children with severe stunting in Africa due to climate change in 2050। तो 1.4 मिलियन बच्चे जो हैं अफ्रीका में 2050 तक फूड सिक्योरिटी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी स्टंटिंग हो जाएगी, उनकी हाइट रुक जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। Crop production will drop by 4 to 10% has dropped by 4 to 10% in the last 30 years। तो पिछले 30 सालों में क्रॉप प्रोडक्शन 4 से 10% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन गिर चुका है ऑलरेडी। सो इट इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ह्यूमैनिटी पर इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगी। मरीन फिशरीज 40 to 70% ड्रॉप इन कैच पोटेंशियल फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स अंडर हाई एमिशंस। तो जिन ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई एमिशंस होते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल एमिशंस बहुत हाई हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो फिशरीज़ है उनमें 40 to 70% ड्रॉप देखा गया है फिश कैचिंग में। Wild fish populations 4.1% drop in maximum sustainable yield between 1930 and 2010. Some regions at 15 to 35% losses।
तो जो फ़िश पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो मैक्सिमम सस्टेनेबल ईल्ड में 4.1 पर, मतलब कितनी फ़िश जो है सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, कैप्चर की जा सकती है फ़िशिंग के थ्रू, उसमें 4.1% का ड्रॉप आ चुका है बिटवीन 1930 एंड 2010। तो जस्ट इन 80 ईयर्स 4.1% का ड्रॉप आ चुका है। और कई रीजन्स में, कई जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रीजन्स हैं, वहाँ पर ये लॉस 15 to 35% पे स्टैंड करता है। Alright, severe heat. 1.7 billion more people are exposed and 420 million people are subjected to heat waves. Temperature increases from 1.5% degree Celsius to 2 degree Celsius. तो 1.7 बिलियन ज़्यादा लोग एक्सपोज हो चुके हैं। उसके अलावा 420 मिलियन पीपल जो है उनको हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है। इंडिया में भी अभी हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सब्जेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीजेज, और टेम्परेचर इंक्रीजेज ये माना जाता है कि कुछ टाइम में 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है हमारी उसको ब्रीच कर जाएगा। डेडली हीट, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटी डिवेलर्स इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया अफेक्टेड बाय एटलीस्ट 30 days ऑफ डेडली हीट पर ईयर बाय 2080। तो ये कहा गया है कि बाय 2080 एक महीना जो होगा साल का उसमें डेडली हीट होगी कि अगर उसमें एक्सपोजर में आ गए तो दैट मे बी फेटल। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। Flood displacement, that is 2.7% people will be displaced annually in the future because of flood. Flooding, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग होती है तो 100 to 200% इंक्रीज इन पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय फ्लड्स फॉर कोलंबिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, 300% फॉर इक्वाडोर एंड 400% फॉर पेरू। तो ये साउथ अमेरिका का डेटा है और कहा गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी अर्थ गर्म होती है तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी और कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और पेरू के जो सिटीजन्स हैं उनको इससे हार्म पहुंचेगा। वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू सीवियर ड्रॉप्स, तो 2% वार्निंग पर 400 मिलियन मोर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज विल बी एक्सपोज्ड। ठीक है, तो अगर 400 मिलियन लोगों में वाटर स्कार्सिटी होगी तो दैट विल बी अ वेरी बिग इशू। लोग खाने के बिना काफ़ी टाइम तक जी सकते हैं, बट फूड के वो पानी के बिना 2 दिन 3 दिन में उनको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। Physical work capacity up to 250 lost work days by 2100 much of South Asia, Sub-Saharan Africa and part of Central South America। तो 2100 तक अगर इसी तरीके से ट्रेंड्स बढ़ते रहे, इस तरीके से ट्रेंड्स चलते रहे तो बाय 2100 250 days ऑफ विल बी लॉस्ट अ ईयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, तो इससे लोगों की जो अर्निंग है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ व्हाट इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या है? इट सिमुलेट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो ये नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स को ट्रिगर करता है। और ये क्या है, जो कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स हैं CGIAR और जो दूसरे ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एफर्ट्स हैं, इनके साइंटिस्ट से कंसल्ट करके इसको बनाया गया है। ऑलराइट, तो एक तरीके से मैकेनिज्म है। नाउ इंडिया एट रिस्क, अब इंडिया पे क्या रिस्क है? तो कहा गया है इंडियंस विल बी एट रिस्क फ्रॉम हंगर इन 2030। और कितने इंडियंस होंगे? 73.9 मिलियंस। 73.9 मिलियन इंडियन जो हैं वो 2030 में उनकी फूड सिक्योरिटी जो है उसको असर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में इंक्रीज टू 90.6 मिलियन, और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो रिस्क होगा वो कितने लोगों को होगा? 90.6 मिलियन लोगों को। एग्रीगेट फूड प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें तो उसमें ड्रॉप हो जाएगा, 1.5 पे पहुंच जाएगा, वो अभी फ़िलहाल 1.6 है। क्लाइमेट चेंज विल नॉट इम्पैक्ट द एवरेज कैलोरी कंजम्पशन ऑफ इंडियंस, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि कैलोरी कंजम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में भी एक स्टैंडर्ड कैलोरी कंजम्पशन होगा 2600 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे बाय 2030। ऑलराइट, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन विल ग्रो बाय 60% ओवर 2010 लेवल्स बाय 2050। तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक फ़ायदा ये है कि फूड प्रोडक्शन उससे इंक्रीज़ हो सकता है। क्रॉप्स कई सारी डैमेज हो सकती है, कुछ क्रॉप्स जो हैं वो वाइप आउट भी हो सकती हैं, बट फूड प्रोडक्शन विल ग्रो बाय 60% ओवर 2010 लेवल्स बाय 2050, बिकॉज पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्शन एंड डिमांड टू ग्रो मोर रैपिडली इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इनकम्स। लोगों की इनकम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन और इनकम रेगुलर बढ़ रही है, अपने जो ट्रेंड पे है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, तो इसलिए वहाँ पर प्रोडक्शन और डिमांड दोनों बढ़ेंगे।
Meat production to double in South Africa and West and Central Africa by 2030 and triple by 2050. तो साउथ एशिया, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में मीट प्रोडक्शन बढ़ेगा और 2030 तक ये बेसिकली डबल हो जाएगा एंड 2050 तक ये जो मीट प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो जाएगा. पर कैपिटा कंजम्पशन लेवल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज विल बी लेस देन हाफ ऑफ दोज इन डेवलप्ड कंट्रीज. पर कैपिटा कंजम्पशन लेवल्स जो होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाफ होंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. Regional differences in access to food, nearly 500 million people are projected to remain at risk of going hungry. अब क्या होगा, रीजन टू रीजन जो है, इनके जो प्रोजेक्शंस है, रिपोर्ट के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग रीजनल डिफरेंसेस होंगे फूड एक्सेस में. 500 मिलियन लोग जो हैं दे विल बी एट द रिस्क ऑफ गोइंग हंगरी. ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, globally about 70 million more people will be at risk from hunger because of climate change, more than 28 million in east and सदर्न अफ्रीका. तो 70 मिलियन लोग जो होंगे वो हंगर के रिस्क को फेस करेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसमें से 28 मिलियन जो है वो ईस्ट और साउदर्न अफ्रीका जो है उसमें ही लाई करते हैं. सो दीज आर ऑल द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय इफ्री. ऑलराइट, हमने ये देखा कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट है, उसके अलावा इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, क्या रिस्क है इंडिया के लिए. सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Indian Air Force test fires extended range BrahMos from Sukhoi 30 fighter aircraft. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे एक नेवल शिप से टेस्ट किया गया था और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से एयर लॉन्च किया गया. ऑलराइट, लॉन्च की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल वॉज फायर्ड फ्रॉम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट. तो पहली बार जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है जिसमें कि रेंज बढ़ी हुई है ब्रह्मोस मिसाइल की, उसे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया है. अब IAF जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इट इज़ केपेबल टू कैरी आउट प्रिसीजन स्ट्राइक फ्रॉम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अगेंस्ट अ लैंड सी टारगेट ओवर वेरी लॉन्ग रेंजेस. तो इस टेस्ट के सफल होने के बाद में अब इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ गई है और अब वो बहुत दूर की रेंजेस में भी लैंड और सी टारगेट्स को प्रिसाइजली टारगेट कर सकती है. Significance: extended range capability coupled with high performance of Sukhoi 30 aircraft gives Indian Air Force strategic reach and allow it to dominate future battlefields. तो जो extended range capability है उसके अलावा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की जो हाई परफॉर्मेंस है उससे इंडियन एयरफोर्स को एक तरीके से स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलता है और उसके अलावा ये फ्यूचर बैटलफील्ड्स को डोमिनेट भी कर सकती है इसी वजह से. इससे पहले एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को नेवी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई द्वारा टेस्ट फायर किया गया था. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मिसाइल ब्रह्मोस. तो जैसा कि सबको पता है कि ये DRDO, इंडियन DRDO और रशिया का जो एमपॉम है, डिफेंस एजेंसी है, इनका एक जॉइंट वेंचर है और ये 2 रिवर्स के नाम पर बनाया हुआ है. BRAH इज फॉर ब्रह्मपुत्रा, ऑलराइट, एंड मॉस्कोवा, MOS इज फॉर मॉस्कोवा, दैट इज़ अ रिवर ऑफ रशिया. आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेज मिसाइल है. पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट है जबकि सेकेंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट है. ऑलराइट, इट इज़ ऑल्सो अ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, दैट इज इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी. मतलब किसी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लैंड से ही फायर किया जाए. इट इज़ ऑल्सो मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल. मल्टी कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो या कोई भी वेदर हो. इट इज़ प्रिसाइज, इट इज़ वेरी एक्यूरेट. एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसमें क्या होता है कि लॉन्च करने के बाद में इस मिसाइल को टारगेट पर गाइड करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने इसका टारगेट सेट कर दिया तो ये प्रिसाइजली उस पर ही जाकर गिरती है. Alright, and it is one of the fastest cruise missiles currently operationally deployed with a speed of Mach 2.8. तो लगभग साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल करती है और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स. ऑलराइट, तो इसकी मैक्सिमम रेंज 400+ किलोमीटर है. वेलोसिटी जो है Mach 2.8 है जैसे कि हमने डिस्कस किया. वेट 2.5 टन्स है. वॉरहेड मास, ये वॉरहेड कितना ले जा सकती है? 200 to 300 kg का वॉरहेड ले जा सकती है. ऑलराइट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जैसा कि लैंड से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं. फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन है इसका. ऑलराइट, सुपरसोनिक स्पीड है क्योंकि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है, तो ये सुपरसोनिक है. ऑलराइट,
लॉन्ग फ्लाइट रेंज विद वैरायटी ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्ट्रीज, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है तो अलग अलग फ्लाइट ट्रेजेक्ट्रीज को ये फॉलो कर सकती है। रेडार सिग्नेचर बहुत छोटा कम है इसका, मतलब कि ये रेडार से बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाती है, स्टेल्थ टाइप की मिसाइल है। शॉर्टर फ्लाइट टाइम्स लीडिंग टू लोअर टारगेट डिस्पर्जन एंड क्विकर इंगेजमेंट, इसका फ्लाइट टाइम बहुत कम है तो इसकी वजह से क्या है कि टारगेट को प्रिपरेशन नहीं कर पाता है कि इससे स्ट्राइक होने से पहले कि वो प्रिपेयर कर ले बचने के लिए। इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट है, हाई लीथल पावर है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस डिस्कस अबाउट सुखोई MKI एयरक्राफ्ट। तो रशियन कंपनी जो है सुखोई, उसने इसको डिज़ाइन किया था अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स इन इंडिया बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑलराइट, तो डिज़ाइन उसका है लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने लाइसेंस के थ्रू इसको प्रिपेयर किया है। ऑलराइट, इंडिया का जो टोटल फ्लीट है सुखोई MK-30 MKI एयरक्राफ्ट्स का वो 260 का है। ऑलराइट, द 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट नासिक महाराष्ट्र फैसिलिटी ऑफ HAL। तो नए इसकी बात का चल रही है नए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स के लिए, तो दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट नासिक महाराष्ट्र फैसिलिटी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट INS चेन्नई। तो ये क्योंकि सबसे पहले ये एडवांस्ड वर्जन जो था, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जो था, इसे INS चेन्नई से लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है दैट वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवीज कॉम्बैट फ्लीट ऑन 2016 इन मुंबई। और 2016 में इसको मुंबई में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के अंदर, और ये कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ऑलराइट, और इंडिया में बनाया हुआ इंडिजिनसली मेड largest destroyer in India. All right. Third and last Kolkata guided missile destroyers built under project 15A. तो जो 15A के अंदर जितने भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए थे उसमें थर्ड और लास्ट कोलकाता क्लास का ये डिस्ट्रॉयर था। इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके सेंसर्स और वेपन स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। स्टेल्थ फीचर्स हैं, इजीली रेडार डिटेक्शन नहीं हो पाता है। एन एडवांस्ड एक्शन इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एक्शन इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिलती है, एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अ कॉम्प्रीहेंसिव ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम, इसका कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, सारे डायमेंशंस को कवर करता है, हर तरीके की सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ये कंट्रोल कर सकता है, कवर कर सकता है। वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेसेस, इसमें जो रहने वाले आर्मी नेवी पर्सनल्स हैं उनके लिए लिविंग स्पेसेस बहुत वर्ल्ड क्लास हैं। सोफिस्टिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स इसमें हैं। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर। तो किसी भी तरीके का मैरीटाइम वॉर चलता है तो उसमें ये हर तरीके के एस्पेक्ट पे यूजफुल प्रूव हो सकती है। ऑल राइट, इट ऑल्सो हैज़ अ फॉर्मिडेबल प्रोवेस ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है इसमें एडवांस्ड। आर्म्ड विद सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल एंड बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल से भी आर्म्ड है ये, उसके अलावा जो बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उससे भी ये आर्म्ड है, इसके अंदर ये फैसिलिटेट करती है। तो ये INS चेन्नई के बारे में हमने डिस्कस किया, सुखोई 30 MKI के बारे में डिस्कस किया, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ऑल राइट, सो हमने सारी डायमेंशंस कवर की, और कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो एक्सटेंडेड वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का उसे अभी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से टेस्ट लॉन्च किया गया है। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। Sagittarius A, ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी इमेज। तो गैलेक्सी के बीचों बीच जो ब्लैक होल है उसके भी सेंटर का जो फोटो है वो क्लिक करने में EHT के साइंटिस्ट कामयाब हो गए हैं। उस सेंटर का नाम दिया गया है सेजिटेरियस A, राइट। तो प्रीलिम्स के अंदर सीधा सीधा अगर पूछा जाए तो सेजिटेरियस A क्या है? ब्लैक होल का सेंटर, जिसका रिसेंटली फ़ोटो लिया गया किसने? EHT के फैसिलिटी में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो, राइट। पूरा आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन, एक अलग दुनिया में ले जाने वाला है कि पूरा जो हम कहते हैं फैंटेसी वाला कि स्पेस के अंदर कैसा काम चल रहा है, क्या कैसे काम करता है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, राइट। तो अगर हम मिल्की वे की बात करते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है वो स्पाइरल है, राइट, ऐसे ऐसे स्पाइरल है जिसके अंदर की 100 बिलियन स्टार्स हैं। चाहे उसको ऊपर से देखो चाहे दूसरे साइड से देखो तो वो एक स्पिनिंग व्हील की तरह नज़र आती है, राइट। और उसके बीचों बीच जो है वो है सेजिटेरियस A, जो कि हमारा ब्लैक होल का सेंटर हम बोल सकते हैं, राइट। अगर हम देखते हैं इसमें फ़ोटो के अंदर तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बीचों बीच जो है सेंटर ऑफ मिल्की वे है, राइट।
और इसके जो हार्ट है बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे ये सेंटर है, इसके अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका कि सेजिटेरियस ए बोला गया उसके सेंटर को, और इसका मास क्या है 4 मिलियन सन्स, मतलब 4 मिलियन सन्स को जो मिला दे उसके बराबर इसका मास है, राइट। तो सेजिटेरियस ए के अगर हम बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो ये है क्या, तो इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो सेजिटेरियस ए इज़ ए स्टार refers to be in a believed location of the supermassive black hole at the center of our galaxy, right। तो ये हमारी गैलेक्सी है, इसके अंदर भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका कि जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेजिटेरियस ए। मतलब ये ऐसी लोकेशन के बारे में बोलता है कि ब्लैक होल के अंदर जो बीचों बीच लोकेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन को सेजिटेरियस ए बोला गया है, राइट। ओके, अगर हम बात करते हैं तो 50 साल पहले जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने ये एरिया आइडेंटिफाई किया था विद इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ सेजिटेरियस दैट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ऑफ रेडियो एमिशन, कि ब्लैक होल का जब स्टडी के दौरान एक पर्टिकुलर रीजन मिला था जहाँ पे कि जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था जहाँ पे रेडियो एमिशन हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर रीजन को इन्होंने सेजिटेरियस ए नाम दे दिया, वही लोकेशन जो कि मानते हैं कि जो सेंटर है अपने ब्लैक होल का, राइट। इट पोजेसेस, अगर उसकी पर्टिकुलर उस सेंटर की हम बात करते हैं तो वो उसके अंदर 4 मिलियन टाइम्स मास है सन के, मतलब सन का जो मास है उसका इंटू 4 मिलियन उसके बराबर मास है, और लोकेटेड है अगर अर्थ से बात करते हैं तो 26,000 लाइट ईयर्स, 26,000 लाइट ईयर। जैसा आपको पता है लाइट जो है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, और एक साल में जो लाइट ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो 26,000 ईयर्स में जितना लाइट ट्रेवल करेगी उतनी दूर ही ये अर्थ से लोकेटेड है, ये पर्टिकुलर सेंटर सेजिटेरियस ए जिसको बोला जा रहा है, राइट। अगर हम साल भर की बात करें कि साल भर में जो लाइट है वो कितना ट्रेवल करती है, तो 5.9 ट्रिलियन माइल्स या फिर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, राइट। तो कितनी आप देख सकते हैं कितना वास्ट है अपना यूनिवर्स, कि इतना मतलब 26,000 साल तक अगर लाइट चलती रहेगी तो भी वो ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंच पाएगी, तो यूनिवर्स अपने आप में कितना बड़ा होगा, राइट। ओके, अगर हम इवेंट होराइजन की बात करें कि इवेंट होराइजन की फैसिलिटी है, उन्होंने देखा है, ये है वो है। इवेंट होराइजन खुद क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इवेंट होराइजन अगर हम देखते हैं तो ब्लैक होल, इवेंट होराइजन शुरू करने से पहले एक बार ब्लैक होल देख लेते हैं। ब्लैक होल क्या होते हैं, डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट, और इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उनसे हम कह सकते हैं कि एस्केप निकल नहीं सकती उस पर्टिकुलर जगह से, राइट। और उसके मतलब अगर लाइट भी क्रॉस नहीं कर पा रही तो उसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होता है कि लाइट उसके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट करती है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन से अपनी जो आई है वो उस पर्टिकुलर चीज़ की इमेज बना लेती है। लेकिन जो ब्लैक होल का जो हम कह सकते हैं स्पेस है, वहाँ पे इतना कॉम्पैक्ट है वो कि अगर लाइट भी उसमें ट्रैवल नहीं कर पा रही है, तो मतलब ट्रैवल ही नहीं कर पा रही है, तो इमेज तो बनाना दूर की बात है, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं, राइट। ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है वो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, राइट, कि ऐसा पॉइंट जहाँ से एक बार अंदर चले गए, उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया, तो वहाँ से वापस आना बिल्कुल मुश्किल, क्या बिल्कुल आ ही नहीं सकता, आप कोई उसमें चांस ही नहीं क्या वापस आए और अंदर अंदर धंसते चले जाएंगे, राइट। चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो गैस हो, डस्ट हो, किसी भी फॉर्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, वो उस मतलब हम एक तरीके का हम ओब्लिवियन कह सकते हैं कि एक मेज़ है जिसके अंदर वो चलता ही जाएगा, अंदर जाता ही जाएगा, और उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं है, राइट। तो और जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर ब्लैक होल के पास कोई भी आदमी जाएगा, जैसे मान लीजिए पास में गया लेकिन इतना पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो उसको वापस आने के लिए उतनी ही कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितना वो पास में जाएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसको वापस आने के लिए लगानी पड़ेगी, राइट। अगर इवेंट होराइजन की बात करें तो हम जैसे ही कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड अराउंड द ब्लैक होल वेयर एस्केप वेलोसिटी सरपासेस द स्पीड ऑफ लाइट, कि ऐसा वो स्पेस
कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको जो वेलोसिटी चाहिए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो पॉइंट जो इवेंट होराइजन ऐसी पॉइंट है जहाँ से कि एस्केप वेलोसिटी जो है, अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें, वो ग्रेटर हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। तो ये एक इवेंट होराइजन इसको बोलते हैं। अगर इसका हम देखें कि जो सेजिटेरियस ए है वो कैसा, कहाँ पर लोकेशन है, तो ये हमारा ब्लैक होल है, राइट, और इसके बीचों बीच सेंटर ब्राइटनेस डिप्रेशन है, राइट। अगर इस ब्लैक होल का हम डायमीटर की बात करते हैं तो 24 मिलियन किलोमीटर्स का इसका डायमीटर है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं डायमीटर के बाहर जो इस पर्टिकुलर ब्लैक होल का जो राउंड, मान लीजिए सर्कल है, और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ से कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। ओके, तो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि एक इमेज ली गई है सेजिटेरियस ए की, जो कि सपोर्ट करती है एक आइडिया को। कौन सा आइडिया? कि एट द कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज इंडीड ए ब्लैक होल, कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है वो और कुछ नहीं, एक ब्लैक होल है। जिससे कि अगर ये चीज़ सिद्ध हो जाती है तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसको ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथन करेगा, राइट। अब जो इमेज है, ये जो इमेज ली गई है, ये ली गई है EHT के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेटरीज के, राइट। इवेंट होराइजन टेक्निकल के जो टेलीस्कोप के जो ग्लोबल नेटवर्क्स है उनके थ्रू ये इमेज ली गई है। और ये मतलब ये जो EHT का ग्लोबल नेटवर्क है करता क्या है, ये रेडियो सोर्सेज ऑब्जर्व करता है रिलेटेड टू ब्लैक होल्स, कि जितने भी ब्लैक होल्स हैं उनके जो रेडियो रिसोर्सेज हैं, कि उनसे जो रेडियो एमिशंस होती हैं उसको ऑब्जर्व करने का ये काम करते हैं। अब उन्होंने फोटो में दिखाया क्या, इट शोड ए रिंग ऑफ लाइट, सुपर हीटेड डिसरप्टेड मैटर एंड रेडिएशन सर्कलिंग एट द ट्रेमेंडस स्पीड एट द एज ऑफ इवेंट होराइजन। कि इवेंट होराइजन जैसे हमने बोला कि यहाँ पर एक रिंग ऑफ लाइट दिखी जो कि सुपर हीटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म डिसरप्टेड मैटर की थी, और वो रेडिएट कर रही थी घूमते हुए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग जो इफेक्ट होता है, जैसे आप बॉल को धागे से बांध के गीली बॉल को घुमाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, वैसा ही एक जो ब्लैक होल के चारों साइड ये चीज़ देखी गई। और इसको जो जैसे अगर हम बॉल के ऊपर पानी डाल के जो पानी बिखरता हुआ जो शेडो बनाएगा, एक स्पार्कलिंग बोल सकते हैं टाइप का, तो उस पर्टिकुलर स्पार्कलिंग को ब्लैक होल के इफेक्ट में बोला गया शिलेट, राइट। और उसको ब्लैक होल शेडो भी बोल सकते हैं कि वो ब्लैक होल की शेडो थी, राइट। ओके, तो हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी फाउंड इट्स प्रूफ हियर, कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो खुद का प्रूफ यहाँ क्यों, मतलब कैसे लेगी। तो अगर हम आइंस्टीन थ्योरी की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रेवल कर सके फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं जो लाइट की स्पीड से भी तेज़ जा सके, राइट। दिस मीन्स ए ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन इज असेंशियली द पॉइंट फ्रॉम विच नथिंग कैन रिटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से कि वापस कोई नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इवेंट होराइजन क्या था, इवेंट होराइजन ऐसा पॉइंट था जहाँ पे कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन हो लाइट की स्पीड से। और अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी की बात करें तो उसने ये पहले ही कह दिया कि लाइट से ज़्यादा तेज़ भागने वाला कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब कि एस्केप वेलोसिटी आप किसी भी हालत में अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट। द नेम रेफर्स टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ विटनेसिंग एनी इवेंट प्लेस इनसाइड दैट बॉर्डर होराइजन बियॉन्ड विच कैन नॉट वन सी। तो सेम वही बात कि ऐसा कोई सीन बन ही नहीं सकता है कि वो एस्केप वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, राइट। अगर हम EHT की जो फैसिलिटी है इसकी बात करते हैं तो एक लार्ज टेलीस्कोप एरे है जिसके अंदर एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स है। रेडियो के टेलीस्कोप्स है जो रेडियो को हम कह सकते हैं स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेरी लॉन्ग बेसलाइन इन्फोमेट्री की जो डेटा है उसको कंबाइन करते हैं और एक कंबाइंड एरे बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से होता क्या है, इट प्रोवाइड्स एन एंगुलर रेजोल्यूशन सफिशिएंट
टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल इवेंट होराइजन। तो अब देखो ब्लैक होल का जो साइज़ हमने जैसे बोला कि 24 मिलियन किलोमीटर्स का उसका डायमीटर था। तो इतने बड़े अगर चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है तो एक पूरी फैसिलिटी ऑफ टेलीस्कोप लगेगी, और वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन एक एक टेलीस्कोप जो करेगा उसको रिकॉर्ड करके मतलब कंबाइन करके एक पूरा का पूरा एक कंबाइंड आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, राइट। तो ये जो EHT फैसिलिटी है वो ये चीज़ पॉसिबल करती है कि आपको पूरा का पूरा जो ब्लैक होल का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो एक जगह मिले, राइट। अब अगर 2019 की बात करें तो EHT फैसिलिटी ने एक हिस्ट्री बनाई थी रिलीजिंग द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल, कि ब्लैक होल जो M87 के नाम से था उसकी पहली फ़ोटो भी इन्होंने ही दी थी, राइट। ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी मैसियर, जो गैलेक्सी मैसियर अपनी है गैलेक्सी मिल्की वे, तो गैलेक्सी मैसियर है 87, उसका जो ब्लैक होल है उसकी फ़ोटो इन्होंने सबसे पहले दी थी, राइट। अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो कि जो टेलीस्कोप है ये कहाँ कहाँ है, तो ग्रीन एयरबेस थूले एयरबेस ग्रीनलैंड के अंदर, देन हुआई आइलैंड US के अंदर, साउथ पोल स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर, और फ्रांस के अंदर। ये 5-6 जगह है जहाँ पे कि इनका हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी है जहाँ से ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ओके, तो पूरा यही था कि गैलेक्सी के अंदर कैसा क्या सीन है, मतलब ब्लैक होल कैसे काम करता है, क्या उसका सेंटर है, स्पीड ऑफ लाइट हमने देखा। उसके बाद जो सेजिटेरियस A है या फिर ब्लैक होल है उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा कि इतना ब्लैक होल होता है, इसके वेलोसिटी ये होती है, इवेंट होराइजन ये होता है, राइट। और उसके अलावा जो EHT है उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट एवर इमेज निकाली थी ब्लैक होल M87 की। तो पूरे आर्टिकल के अंदर हमने ये बात करी। अगर हम इसका पर्सपेक्टिव लेके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बेसिक तो अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम या यूनिवर्स, डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। प्रीलिम्स में तो खासकर कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस है। हालांकि आजकल अगर रीसेंट ट्रेंड देखा जाए तो प्लैनेट्स और इसके ऊपर UPSC ज़्यादा ध्यान मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ कोई रिसेंटली कुछ ऐसा अचीवमेंट या फिर कोई नई थ्योरी निकल के आई है या कुछ हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन निकला है वैसा कुछ हुआ है तो वो ऑब्वियसली क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा ब्लैक होल EHT के ऊपर, सेजिटेरियस A के ऊपर और VLBI स्टेशंस कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो। उसके अलावा टेलीस्कोपिक एरे क्या होता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, बेसिक ये सिर्फ। उसके अलावा आइंस्टीन थ्योरी, राइट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। In case you are facing any issues while preparing for your examination, you can always reach to us at our phone number given below, right, and we'll try to provide you as many as solution you required. Other than this, you can always download our daily current affairs booklet to read more number of articles than in the video, because in video we hardly cover 8 to 10, and in daily current affairs video we usually cover the whole 2 papers which are required for the preparation, the Hindu and the Express mainly. Other than that, we also if we have any good news from All India Radio or PIB or PRS or any other frontline newspaper, we also cover over there. So you can always download that from our app, okay. And you all know that UPSC prelims is coming, so to keep you on the toes, you can always go for our test series. You can always try to give test over there and regulate, or you can say observe your preparation, that how you are preparing or at what point you are standing, and it will help you to come with flying colors in the examination, right. Okay, this was all from today. Keep preparing and keep yourself safe. Corona is still there, so do take care of yourselves, and we'll meet you tomorrow. Thank you so much.